अब अटेन होने लगी टर्मिनल वेलोसिटी। बल्कि आप दो एक और हेडिंग बनाए, यहाँ पे आप पहले लिखे जीरो नेट फोर्स। यहाँ पे अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि नेट फोर्स जो थी वो जीरो हो जाएगी कैसे। as the speed of droplet is increasing, so the drag force also increases। अब देखो वेट तो बेटा उसका बढ़ नहीं सकता, वेट तो क्या है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल है और वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेट तो बढ़ नहीं सकता। बढ़ेगा क्या, हमारे पास ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, वेट कांस्टेंट है और लग भी ऑपोजिट रही है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि जहां पे जाकर ड्रैग फोर्स और वेट जो इस पे लग रहता है, वेट जो इसका है वो वेट और ड्रैग फोर्स ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, right at a point comes where it becomes equal to the weight। ठीक है, so the drag force also increases and after some time it becomes maximum and equal to the weight of the object। तो बेटा ये एक टाइम बाद आप बस बढ़ के किसके बराबर हो जाती है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे आप कहेंगे कि ड्रैग फोर्स जो कि 6 पाई ईटा आर वी थी, तो वी के साथ टी लगा देंगे छोटा सा, क्योंकि अब ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुकी है एंड इट बिकम्स इक्वल टू द वेट इन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बराबर होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया जी ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट। सो अब नेट फोर्स की बात कीजिएगा जरा, नेट फोर्स W माइनस ड्रैग फोर्स। जब ये एक पॉइंट के बाद दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे W माइनस W कर दें आप, आंसर आ जाएगा जीरो। तो नेट फोर्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। अब नेट फोर्स जैसी जीरो होगी बेटा, तो नेट फोर्स के जीरो हो जाने से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे जी एज नेट फोर्स F net is equal to ma becomes equal to zero, so acceleration will become equal to zero। अब यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन हो गया। अब आप यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हेडिंग डालो और आप बताएंगे जी as the acceleration is reduced to zero, कम होता तो जीरो हो गया, so droplet will start falling, so droplet will be falling with maximum and constant velocity called the terminal velocity। ठीक है जी, तो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी और ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट भी हो गई है और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम भी हो चुकी है, which is constant and it becomes maximum। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। बस काट के दे दे उनका थोड़ी जी। अच्छा, अब F drag is equal to weight, बेटा माइक बंद करें अपना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी जो कि टर्मिनल है, जी एम जी, तो V is equal to एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो ये हमारे पास जी इसके आगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक पहला रिलेशन हमारे पास बना है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें डिपेंडेंस
तो बेसिकली किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जरा तवज्जो से देखिएगा। जहां पर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा मास होगा उतनी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ये बात याद रखिएगा। ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है सारी। जहां पे भी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बेस में मैं टी लगाऊंगा ताकि आपको पता रहता जाए कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, कोई और नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बल्कि आप जी तो कांस्टेंट है तो हम जी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इनवर्स का साइन डालें। इसका मतलब क्या है कि जितनी मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ये विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिएगा। फिलहाल हम लोग एयर ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम एयर लिखें। तो जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी। मतलब जिस मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा लेंगे, उस मीडियम में आपको टर्मिनल वेलोसिटी क्या मिलेगी, कम। और जिसकी विस्कोसिटी आप कम लेंगे, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास Vt की बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये R स्टैंड्स फॉर रेडियस। यहाँ पे हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, स्फेरिकल ड्रॉपलेट लिया, तो इसको हम लोग रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला के अंदर ये रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पे काउंट होगा। ये लॉ यहाँ से हमें पता लग रहा है, ये टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, दिस इज ओनली फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो ये अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ये है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास स्फेरिकल नहीं होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी ये नहीं आएगी। इज इट क्लियर? जी सर। जी यस सर। अब ये तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक रिलेशन हो गया। डिफरेंट केसेस में हमें डिफरेंट जो है ना वो यूज करने पड़ जाते हैं यहाँ पे रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, कंपैरिजन करना है। एक हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक की बॉल ले लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का स्फेयर ले लिया जाता है, और एक आयरन का स्फेयर ले लिया जाता है। तो इसमें तो प्लास्टिक और आयरन का कोई रिलेशन नहीं है इस वाले उसमें, इनकी डेंसिटीज का तो यहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं। हालांकि दोनों की डेंसिटी क्या डिफरेंट है। सेम साइज ले लिया, अगर हमने सेम साइज ले लिया तो उनके मास को कैसे रिलेट करेंगे? एक की डेंसिटी कुछ हो रहा है, एक की कुछ हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक और रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे अनदर रिलेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे वो कैसे बनेगा, जरा तवज्जो से देखिएगा। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं मास को रिप्लेसमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी फॉर्मूला के अंदर। तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे मास ऑफ द ड्रॉपलेट। as density is equal to mass per unit volume, तो mass किससे बराबर हो जाएगा जी? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। और यहाँ पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो हम स्फेयर कंसीडर करेंगे। ये रो इसकी डेंसिटी है, और वॉल्यूम क्या होगा जरा देखिएगा। वॉल्यूम यहाँ पे v है। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास ये ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है, अब ड्रॉपलेट चूंकि स्फेयर है तो हम कहेंगे एज ड्रॉपलेट स्फेरिकल। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर क्यूब के। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम रिप्लेस कर दें m इज इक्वल टू डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा देखना। देन अगली तरह देखिएगा इक्वेशन क्या बनती है। टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर थी? mg के, m की जगह पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, g पहले से ही है, ओवर 6
पाई ईटा आर, आर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्केयर बचा, पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो ऊपर 4 है, नीचे आ जाएगा 18 ईटा। अब यहां से मजीद कैंसिल हो जाएगा, तो 2 times 4 to 9 are 18, तो 2g r square रो ओवर 9 ईटा। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि इस रिलेशन के अंदर मैथ खत्म हो चुका है, मैथ की जगह पे अब क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। तो जब सेम डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होगा तो ये वाला फार्मूला यूज कर लें, डिफरेंट को कंपैरिजन में लाना है तो फिर पिछला फार्मूला यूज कर लें जिसमें मैथ गिवन है, जब मैथ ना दिया हो तो ये वाला रिलेशन यूज कर लोगे। अब यहाँ पे बातें नोट करना जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंस। पिछले रिलेशन में वेलोसिटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इस रिलेशन में हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, आर स्क्वायर के। इसी तरह यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। इसका मतलब जितना ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा। और यहाँ पे जो रेडियस डबल करने से हमारे पास 4 टाइम्स यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड में देखिएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, जैसा कि पहले थी वैसे ही रही है। तो ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे आप लोगों ने मेन इसके नोट कर लेना है, एक वहां पर रेडियस, दूसरा डेंसिटी और तीसरा विस्कोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये थी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का, जो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंट है, ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पे इसको। तो ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, जरा इसको देख लें और बुक से एक बार उसी तरह पढ़े। हम इसे